गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मौर्य हिस्ट्री क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी लोग तुगलक वंश पर चर्चा करेंगे। तुगलक वंश 1320 में प्रारंभ हुआ तथा 1414 तक चला। तुगलक वंश की खास बात यह है कि यह वंश सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला वंश है। सर्वाधिक लंबा समय अगर किसी वंश ने तय किया तो वो तुगलक वंश ने तय किया। तो आइए हम सभी लोग तुगलक वंश के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। सबसे पहले हम लोग तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 1325 में इसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले हम लोग ये जानकारी लेंगे कि जो तुगलक थे ये कौन थे। ये तुगलक थे ये कौन थे। तो ये जो तुगलक थे ये तुर्क थे। ये भी तुर्क थे। कौन तुर्क थे? करौना तुर्क थे। करौना तुर्क थे। तुर्कों की एक शाखा थी करौना। तो करौना तुर्क थे। इनके जो पूर्वज थे वो बलवन के दास थे। बलवन के बारे में आपने पीछे पढ़ रखा है। बलवन दिल्ली की गद्दी पर 1265 में बैठा और 1287 में उसकी मृत्यु हो गई। पैबो से उनसिजदा एवं लौह एवं रक्त की नीति चलाने वाला बलवन, जिसने चालीसा का विघटन किया था और नवरोज त्योहार मनाया, वही बलवन जो गुलाम वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तुगलक उस बलवन के दास थे। और अलाउद्दीन के समय में जो बलवन थे, अलाउद्दीन के समय में जो तुगलक थे, ये अलाउद्दीन की सेना में भी नौकरी करते थे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था, उस समय गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर का सूबेदार था। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में सर्वाधिक मंगोल विद्रोह हुए। सर्वाधिक मंगोल विद्रोह हुए। उस दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों से युद्ध किया। यानी मंगोलों से 29 बार युद्ध करने वाला, 29 बार टक्कर लेने वाला जो सुल्तान था वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसने 29 बार मंगोलों को भारत की सीमा से खदेड़ा, जिससे अलाउद्दीन खिलजी गयासुद्दीन तुगलक से खुश हो गया और उसने गयासुद्दीन तुगलक को पश्चिमी क्षेत्र का सीमा रक्षक नियुक्त किया और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस समय भी गयासुद्दीन तुगलक दीपालपुर का सूबेदार था और सीमा रक्षक था। लेकिन जब खुसरो शाह मुबारक शाह खिलजी की हत्या करने के बाद 1320 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, चूंकि यह एक हिंदू था, बाद में कन्वर्टेड यानी इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। इसी के समय में एक नारा लगा था कि इस्लाम खतरे में है। इसने गद्दी पर बैठते ही मुस्लिमों पे अत्याचार किए थे। मस्जिदों को भी इसने तोड़वाया था
और मुस्लिम धर्म की जो पवित्र धर्म ग्रंथ या प्रतियां थीं उनका भी इसने अनादर किया, जिससे गयासुद्दीन तुगलक नाराज हो गया और इसने एक बहुत बड़ी सेना तैयार की और उस सेना में अपने पुत्र जूना खां, जिसे कहीं कहीं जौना खां भी लिखा मिलेगा आपको, जूना खां यानी जौना खां को साथ में लिया और खुसरो शाह पर आक्रमण कर दिया। खुसरो शाह ने गयासुद्दीन तुगलक के साथ युद्ध किया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक की से खुसरो शाह की जो शाही सेना थी वो हार गई और खुसरो शाह एक क्षेत्र पड़ता है तिलपत। इस तिलपत क्षेत्र में एक बाग थी और उसी बाग में जाकर के छिप गया। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के सैनिकों ने खुसरो शाह को उस तिलपत के बाग से पकड़ लिया गया और पकड़कर खुसरो शाह को गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार खुसरो शाह की हत्या करने के बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली आया और दिल्ली पर आकर के उसने सर्वप्रथम घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी है वो आए और राज्य को ग्रहण करे। ऐसा उसने एकमात्र दिखावे के लिए किया, लेकिन उस समय कोई भी व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकारी था वो जीवित नहीं बचा था। ऐसी दशा में दिल्ली के अमीरों और सुल्तानों ने गयासुद्दीन तुगलक को सर्वसम्मति से दिल्ली का राजा चुन लिया। गयासुद्दीन तुगलक के पिता करौना तुर्क थे और इनकी माता एक हिंदू जाट स्त्री थी, एक हिंदू जाट महिला थी। इस प्रकार कुछ विद्वानों ने कहा है कि तुगलक वंश में मिश्रित रक्त का संबंध है। गयासुद्दीन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के बाद इसने वहां की जनता के साथ उदार व्यवहार किया। इसने एक नगर का निर्माण किया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। एक नवीन नगर तुगलकाबाद नामक नगर बसाया, जो कि नवीन नगर था। पहला ऐसा राजा था जिसने सर्वप्रथम कुआं व नहर बनाने वाला प्रथम राजा, प्रथम सुल्तान, पहली बार कुआं और नहर बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। सर्वाधिक नहर बनाने का जो श्रेय है, प्रथम नहर बनाने का जो श्रेय है वो गयासुद्दीन तुगलक को जाता है और सर्वाधिक नहर बनाने का जो श्रेय है वो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। इसने यातायात की ओर विशेष ध्यान दिया तथा डाक चौकियों का निर्माण कराया। डाक चौकियों का निर्माण कराया। प्रत्येक डाक चौकी 3/4 मील पर स्थापित होती थी, यानी एक डाक चौकी से दूसरी डाक चौकी के बीच 3/4 मील की दूरी होती थी। इतिहासकार ये बताते हैं कि दिल्ली से दौलताबाद तक जो सूचनाओं का जो आदान प्रदान था वो मात्र 4 दिन में हर कार्य के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था, डाक चौकियों के माध्यम से पहुंचा दिया जाता था। तो मैं कह सकता हूं कि यातायात का जो सर्वोत्तम वर्णन शेर शाह सूरी के समय में मिलता है वो अभी 1540 के आसपास आएंगे। ये बात 1320 के आसपास है। यहां पर भी गयासुद्दीन तुगलक ने यातायात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और डाक चौकियों का निर्माण कराया। गयासुद्दीन तुगलक इसने अपने राज्य में कर जो था वो 1/3 और 1/5 रखा, अर्थात
मैक्सिमम 1/3 कर लिया जाएगा और मिनिमम 1/5 कर लिया जाएगा। दूसरे, इसने ये घोषणा की कि कहीं पर भी वृद्धि 1/10 या 1/11 से अधिक न की जाए। ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि की बात कर रहा है कि जहां पर जो कर का रेट चल रहा है वहां पर जो कर है उसमें 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न की जाए। इसने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया, किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। जो किसान अकाल से उनकी खेती डूब गई थी उनको ऋण उपलब्ध कराया और इसने कर अधिक न बढ़ा करके अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वो किसानों को फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करें। जब ज्यादा फसल उगेगी तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। ये जब गद्दी पर बैठा तो उस समय खजाना पूर्णतया खाली हो चुका था, क्योंकि खुसरो शाह ने राज्य का खजाना अयोग्य लोगों में बांट दिया था। इसने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट बना करके उन सभी लोगों को जिनको जो अयोग्य थे उनको राज्य की ओर से उपहार और भूमि और जागीरें दान में दे दी गई थी, उनको इसने भूमि और जागीरें उनको उसने वापस ले लिया, वापस लेने का कार्य किया। इसी क्रम में एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। इनको इतिहासकार बताते हैं कि इनको खुसरो शाह ने 2 लाख मुद्राएं दान में दी थी। तो इस लिस्ट में निजामुद्दीन औलिया भी इनके साथ में थे और इन्होंने निजामुद्दीन औलिया से उन मुद्रा को वापस करने के लिए कहा। तो इन्होंने कहा कि हम तो संत हैं, हमने वो धन गरीबों में बांट दिया। और ये सत्य भी था, एक संत को धन की क्या जरूरत, इन्होंने उसको बांट दिया। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, वो धन तुम्हें वापस देना पड़ेगा, जिससे गयासुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध खराब हो गए। संबंध खराब हो गए, तभी निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। एक शब्द कहा था, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। हुनुज दिल्ली अमी अस्त, हुनुज दिल्ली अमी अस्त, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ऐसा इनके बारे में कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक उदार राजा था। इसने अमीरों और उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए जो भूमि नापने की व्यवस्था अलाउद्दीन ने शुरू की थी बिस्वा के आधार पर, उसको समाप्त कर दिया और जो बटाई व्यवस्था थी उसको इसने पुनः लागू किया। बटाई व्यवस्था को इसने पुनः लागू कर दिया। अमीरों और उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए इसने उनको जागीरें दी और खुसरो शाह के जो समर्थक थे उन समर्थकों को उनके पदों पर बने रहने दिया, उनको उनके पदों से हटाया नहीं। लेकिन वे लोग जो विद्रोह कर रहे थे उनको गयासुद्दीन तुगलक ने बख्शा नहीं और उनको मरवा दिया। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक ने गद्दी पर बैठते ही कुछ अच्छे कार्य किए और वे कार्य जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने तलवार के दम पर किए थे, वे कार्य गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी कूटनीति, अपने उदार व्यवहार के द्वारा संपन्न कराए। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया था। 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था, यानी सर्वाधिक बार मंगोल आक्रमण को विफल करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। और इसने अपनी एक उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि। अर्थात गाजी की उपाधि धारण करने वाला
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला, काफिरों का वध करने वाला। इसके पुत्र का नाम था जौना खां। जब ये गद्दी पर बैठा उस समय दिल्ली की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, यानी जो राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो उथल पुथल थी। जो प्रांतीय शासक थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे और जो हिंदू राजा थे वो भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे और चारों तरफ से विद्रोह की आवाजें आ रही थी। इसी क्रम में वारंगल के जो राजा थे, राजा रुद्र प्रताप देव, ये वही राजा जिनको मलिक काफूर ने हराया था और इन्होंने उनको कोहिनूर हीरा भेंट में दिया था। इन्होंने राजा रुद्र प्रताप देव ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल के विरुद्ध 1321 में एक अभियान शुरू किया और अपने पुत्र जूना खां को यहाँ भेजा। जूना खां ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन प्रथम अभियान में जूना खां रुद्र प्रताप देव से पराजित हुआ। इसके बाद जूना खां वापस आया और 1323 में इसने पुनः वारंगल पर आक्रमण किया और राजा रुद्र प्रताप देव को पकड़कर दिल्ली भेज दिया गया तथा जूना खां ने वारंगल का नाम बदलकर एक नया नाम रखा, सुल्तानपुर। वारंगल का नाम नया बदलकर सुल्तानपुर रख दिया गया। वारंगल जीतते ही क्रम में जूना खां ने उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया। उड़ीसा पर अधिकार किया। उड़ीसा पर अधिकार करने के बाद इसने तिरहुत पर अधिकार किया। तिरहुत पर अधिकार कर लिया। उसी समय बंगाल में बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। वहां पर एक शासक थे जिनका नाम था गयासुद्दीन और इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन। इन दोनों के बीच 3 भाई थे। इन तीनों लोगों के बीच युद्ध को लेकर संघर्ष हो रहा था। इस संघर्ष में गयासुद्दीन ने बंगाल की गद्दी पर कब्जा कर लिया, जिससे नासिरुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक से सहायता मांगी। क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक भी बंगाल पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए इसने अपनी एक सेना तैयार की और स्वयं नासिरुद्दीन की सहायता करने के लिए चला। रास्ते में नासिरुद्दीन की सेना के साथ गयासुद्दीन तुगलक की सेना सम्मिलित हुई और सम्मिलित रूप से इसके सेनापति जफर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया और गयासुद्दीन को हराकर नासिरुद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल अभियान से वापस आते समय गयासुद्दीन तुगलक को यह पता चला कि उसके पुत्र जूना खां और निजामुद्दीन औलिया ने आपस में सांठगांठ कर ली है और निजामुद्दीन औलिया जूना खां को सुल्तान बनाना चाहता है, जिससे गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया से नाराज हो गया और इसने एक लेटर लिखा कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो जूना खां को और शेख साहब को यानी निजामुद्दीन औलिया को दंडित करूंगा। जिससे निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है, अर्थात अभी तो आप बंगाल में हैं, पहले दिल्ली पहुंचो तो। लेकिन उसी समय अफगानपुर में बंगाल अभियान से वापस आते समय अफगानपुर में जूना खां ने यानी इसके पुत्र ने एक लकड़ी का बहुत बड़ा महल बनवाया और उस महल का उद्घाटन करने के लिए अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मैंने एक महल बनाया है जिसका उद्घाटन आपको करना है। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर में उस महल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचा, वैसे ही वो लकड़ी का महल गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर गया और वहीं 1325 में इसकी मृत्यु हो गई और निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कही गई बात सत्य हो गई। इसके बाद 40 दिन तक जूना खां तुगलकाबाद में रहा और 40 दिन के बाद इसने दिल्ली की गद्दी पर अपना राज्याभिषेक कराया और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मकबरा
गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में ही बना हुआ है, जो एक कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है और अत्यंत ही सुंदर है। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक का कार्यकाल यहीं पर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि गयासुद्दीन तुगलक एक उदार राजा था, प्रजा वत्सल राजा था और इसने प्रजा के हित के लिए अनेक कार्य किए। इसने पुरानी सड़कों का निर्माण कराया और नई सड़कों का भी निर्माण कराया। सड़कों के किनारे सराय बनाई, तालाब बनाई, कृषि की ओर ध्यान दिया, कुएं बनवाए, नहरें बनवाई ताकि किसान सिंचाई कर सके। कुल मिलाकर प्रजा की भलाई के लिए इसने कार्य किया। आगे इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग से निवेदन है कि आप नोट्स बनाते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।